नमस्कार दोस्तों, आपको एक बार फिर से आपका अपना ही चैनल बीएम स्टडी सेंटर में स्वागत है। आज आप लोग के बीच मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट 5 प्रस्तुत करने जा रहे हैं। जो आज का टॉपिक है ब्रिटिश कालीन प्रशासनिक नीति। ब्रिटिश कालीन प्रशासनिक नीति। तो चलें बगैर समय को गंवाए हुए टॉपिक की तरफ। ब्रिटिश कालीन प्रशासनिक नीति कंपनी के राजनीतिक शासन की स्थापना के उपरांत नवीन प्रशासक नीतियों का निर्माण किया गया। कंपनी के राजनीतिक प्रशासन की स्थापना के उपरांत नवीन प्रशासनिक नीतियों का निर्माण किया गया, जिसका उद्देश्य औपनिवेशिक समाजवाद को मजबूती प्रदान करना था। जिसका उद्देश्य क्या था? औपनिवेशिक समाजवाद का मजबूती प्रदान करना। उल्लेखनीय है कि ब्रिटिश शासन का मुख्य विशेषता केंद्रीकरण और एकरूपता थी। ब्रिटिश शासन का मुख्य विशेषता क्या था? केंद्रीकरण और एकरूपता। ब्रिटिश ने राजस्व संग्रह की सुगमता और कानून व्यवस्था को नियंत्रण कर शासन को अस्थायी रूप प्रदान करना चाहते थे। ब्रिटिश ने राजस्व संग्रह की सुगमता और कानून व्यवस्था को नियंत्रण कर शासन को अस्थायी रूप प्रदान करना चाहते थे और इसी क्रम में सिविल सेवा, पुलिस सेवा, न्यायिक सेवा के क्षेत्र में परिवर्तन लाया। अंग्रेज या ब्रिटिश सिविल सेवा, पुलिस सेवा और न्यायिक सेवा में परिवर्तन लाना क्यों चाहते थे? वो क्या करना चाहते थे? वो कानून व्यवस्था को नियंत्रण कर शासन को अस्थायी रूप प्रदान करना चाहते थे। वो कानून व्यवस्था को नियंत्रण कर शासन को अस्थायी रूप प्रदान करना चाहते थे। इसी क्रम में सिविल सेवा, पुलिस सेवा, न्यायिक सेवा के क्षेत्र में परिवर्तन लाया। सिविल सेवा, वारेन हेस्टिंग्स ने द्वंद्व शासन को समाप्त किया। वारेन हेस्टिंग्स ने कौन शासन को समाप्त किया? द्वंद्व शासन को समाप्त किया और कलेक्टर का पद का सृजन किया। कलेक्टर का पद का सृजन किसने किया? वारेन हेस्टिंग्स ने। और शासन कंपनी के हाथों में रहा। द्वितीय, कॉर्नवालिस ने इसी कड़ी में कंपनी का शासन चलाने के लिए इसी समय में कंपनी के शासन चलाने के लिए पूर्वकालिक बल सिविल सेवा का गठन किया। पूर्वकालिक बल सिविल सेवा का गठन किया और इसका संस्थागत रूप दिया और यूरोपीयकरण किया। किसका यूरोपीयकरण किया? सिविल सेवा का गठन किया और इसका संस्थागत रूप दिया एवं इसका यूरोपीयकरण किया। सिविल सेवक के प्रशिक्षण के लिए सिविल सेवक यानी सिविल सेवा में जो विद्यार्थी का सिलेक्शन हो जाता था उसके प्रशिक्षण के लिए वेलेज़ली ने कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किया कितने ईस्वी में? 1800 ईस्वी में। लेकिन जल्दी वो बंद हो गया। तदुपरांत प्रशिक्षण केंद्र हैलीबरी लंदन में दिए जाने लगे। तदुपरांत प्रशिक्षण केंद्र कहाँ दिए जाने लगे? लंदन में। 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट में धारा 87 के अनुसार पहली बार नागरिक सेवा में योग्यता के आधार पर लिए जाने लगा। 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट में धारा 87 के अनुसार पहली बार नागरिक सेवा में योग्यता के आधार पर लिए जाने लगा। और 1853 के अधिनियम में प्रतियोगी परीक्षा की शुरुआत हुई। 1853 के अधिनियम में प्रतियोगी परीक्षा की शुरुआत हुई। सर्वप्रथम परीक्षा इंग्लैंड में शुरू हुई। सर्वप्रथम परीक्षा कहाँ हुई? इंग्लैंड में। इसी कड़ी में प्रथम भारतीय सिविल सेवा में पास करने वाले भारतीय कौन था? सत्येंद्रनाथ टैगोर चुने गए। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है मित्रों। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे पहले सिविल सेवा में चुने जाने वाले भारतीय का नाम क्या था? सत्येंद्रनाथ टैगोर।
इसी कड़ी में लिप्टन ने इंडियन को सिविल सेवा से बाहर करने के लिए अधिकतम उम्र सीमा 19 कर दिया। लिप्टन ने क्या कर दिया? सिविल सेवा में भारतीयों को बाहर करने के लिए वो अधिकतम उम्र सीमा क्या कर दिया? 19 कर दिया और इसे अनुबंध सिविल सेवा कहा जाने लगा। लेकिन उन्होंने इसे क्या कहा? वैधानिक सिविल सेवा। तथा उन्हें दो भागों में बांट कर देखा, उसके दो भागों में बांटकर देखा गया है। पहला कॉन्वेंट और दूसरा नॉन कॉन्वेंट। अति महत्वपूर्ण है कि 1919 के एक्ट के अनुसार लोक सेवा आयोग का गठन हुआ। 1919 के एक्ट के अनुसार किसका गठन हुआ? लोक सेवा आयोग का गठन हुआ। और कालांतर में इस्लिंगटन और ली आयोग ने सिविल सेवा में सुधार लाने की अनुशंसा की। सिविल सेवा में सुधार लाने की अनुशंसा किस आयोग ने की? इस्लिंगटन और ली आयोग ने। 1922 ईस्वी में लंदन और भारत में साथ परीक्षाओं का आयोजन किया गया। 1922 ईस्वी में लंदन और भारत में साथ परीक्षा का आयोजन किया गया। सिविल सेवा को ब्रिटिश काल में स्टील फ्रेम कहा गया। सिविल सेवा को ब्रिटिश काल में क्या कहा गया? स्टील फ्रेम कहा गया, क्योंकि उसने अपनी ईमानदारी नीति निर्माण में भागीदारी और अपनी प्रतिबद्धता से साम्राज्यवाद का पोषण किया, इसलिए उसे स्टील फ्रेम कहा गया। स्टील फ्रेम क्यों कहा गया? क्योंकि वह अपनी ईमानदारी नीति निर्माण में भागीदारी और अपनी प्रतिबद्धता से साम्राज्यवाद का वो पोषण किया, इसलिए उसे स्टील फ्रेम कहा गया। पुलिस सेवा, कॉर्नवालिस इसके जनक थे। पुलिस सेवा के जनक कौन थे? कॉर्नवालिस थे। और इन्हीं के द्वारा पुलिस अधीक्षक और दरोगा का पद का सृजन किया गया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है मित्रों। पुलिस अधीक्षक और दरोगा के पद का सृजन किसने किया? कॉर्नवालिस ने। पुलिस सेवा में पुलिस अधीक्षक और दरोगा के पद का सृजन किसने किया? कॉर्नवालिस ने। 1861 में पुलिस अधिनियम बना। 1861 में कौन अधिनियम बना? पुलिस अधिनियम बना। कर्जन के समय में 1902 में फ्रेजर के अध्यक्षता में पुलिस आयोग बनाया गया और इसके सिफारिश पर गुप्तचर व्यवस्था की शुरुआत हुई। इसी के सिफारिश पर गुप्तचर व्यवस्था का शुरुआत हुआ। किसके सिफारिश पर? कॉर्नवालिस के सिफारिश पर। फ्रेजर आयोग का अध्यक्षता फ्रेजर आयोग की अध्यक्षता में पुलिस आयोग बनाया गया। तो फ्रेजर आयोग कितनी ईस्वी में लगा? 1902 ईस्वी में। नेक्स्ट है दोस्तों सैन्य व्यवस्था। सैन्य व्यवस्था का जनक मेजर एस लॉरेंस को जाना जाता है। सैन्य व्यवस्था का जनक किसको जाना जाता है? मेजर एस लॉरेंस को जाना जाता है, जिसका उद्देश्य भारतीय शक्तियों का जीतना था। जिसका उद्देश्य क्या था? भारतीय शक्तियों का जीतना था। 1857 के विद्रोह के बाद पील कमीशन की स्थापना हुई। 1857 के विद्रोह के बाद किस कमीशन की स्थापना हुई? पील कमीशन की स्थापना हुई। और भारतीय अनुपात को घटाया गया। भारतीय अनुपात को क्या किया गया? बिल्कुल कम कर दिया गया। न्यायिक सेवा, वारेन हेस्टिंग्स के समय में स्थापना हुई। न्यायिक सेवा की स्थापना किसके समय में हुई? वारेन हेस्टिंग्स के समय स्थापना हुई। प्रत्येक जिला में एक दीवानी और एक फौजदारी अदालत की स्थापना किया गया। हम जो कि पिछले वीडियो में भी आपको बताए हैं कि वारेन हेस्टिंग्स के समय में प्रत्येक जिला में एक फौजदारी और एक दीवानी अदालत की व्यवस्था किया गया। वारेन हेस्टिंग्स के समय में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया। वारेन हेस्टिंग्स के समय में ही रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया और 1774 में अपना कार्य पूरा कर लिया। इम्पे इनके पहले मुख्य न्यायाधीश बना। इम्पे न्यायिक सेवा जो चालू हुआ वारेन हेस्टिंग्स के समय में, तो सबसे पहला मुख्य न्यायाधीश कौन बना? इम्पे। ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहला मुख्य न्यायाधीश कौन था? कौन था? इम्पे।
कालांतर में कॉर्नवालिस के समय में कॉर्नवालिस कोड लागू किया गया। कॉर्नवालिस के समय में कॉर्नवालिस कोड लाया गया। हाँ, जो कि पिछले क्लास में भी हम बताए हैं, पिछले वीडियो में भी बताए हैं कि कॉर्नवालिस कोड लाया। कॉर्नवालिस कोड लाने से क्या हो गया, कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग कर दिया गया। कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग किया गया, जो शक्ति को पृथक करने के सिद्धांत पर आधारित था। और इसके तहत न्याय प्रशासन को अलग कर दिया गया। कॉर्नवालिस के समय में फौजदारी में पर्चे की अवधारणा कॉर्नवालिस के समय में फौजदारी में पर्चे की अवधारणा लागू किया गया और विधि की सर्वोच्चता की स्थापना किया गया। विधि की सर्वोच्चता का स्थापना किया गया। इसी कड़ी में कॉर्नवालिस को विलियम जोन्स का सहयोग मिला। कॉर्नवालिस को किसका सहयोग मिला? विलियम जोन्स का सहयोग मिला। बेंटिक के समय में बेंथम के उपयोगितावादी विचार को स्वीकार किया गया। बेंटिक ने लोगों की आवागमन की सुविधा को देखते हुए बेंटिक ने लोगों की आवागमन मतलब यहाँ की ज़्यादा लोग आते जाते थे, हैं, लोगों की आवागमन को सुविधा को देखते हुए इलाहाबाद में सदर निजामत अदालत की स्थापना किया गया। इलाहाबाद में कौन अदालत की स्थापना किया गया? सदर दीवानी और सदर निजामत की स्थापना किया गया। और न्यायालय में स्थानीय भाषा का प्रयोग का अनुमति दी गई। न्यायालय में स्थानीय भाषा का प्रयोग का अनुमति किसने दिया? बेंटिक ने। भूलेंगे नहीं, इसी कड़ी में मैकॉले के अधीन विधि आयोग का गठन हुआ। मैकॉले के अधीन विधि आयोग का गठन हुआ। और कानून का कोडिफिकेशन किया गया। क्या हुआ? मैकॉले के समय में विधि आयोग का गठन हुआ और कानून का कोडिफिकेशन हुआ। आईपीसी और सीआरपीसी बना। तो मित्रों, आपको लगता होगा कि आईपीसी क्या है और सीआरपीसी क्या है, तो चलिए इस पर भी कुछ 2 लाइन अलग से देख लिया जाए। आईपीसी इंडियन पैनल कोड का क्या काम है? अपराध की परिभाषा करती है। ये क्या करता है? इंडियन पैनल कोड ये अपराध को परिभाषित करती है और उसका दंड का प्रावधान बताती है। आईपीसी में क्या होता है? अपराध को वो परिभाषित करता है और उसके दंड का प्रावधान बताती है आईपीसी। और सीआरपीसी क्या होता है? सीआरपीसी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर्स। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का क्या काम है? यह आपराधिक मामलों के लिए किए गए प्रक्रिया के बारे में बताती है। ये क्या करता है? आपराधिक मामले के लिए किए गए प्रक्रिया के बारे में बताती है। इनका उद्देश्य आपराधिक प्रक्रिया से संबंधित कानून व्यवस्था को मजबूती प्रदान करना है। इनका उद्देश्य क्या है? आपराधिक प्रक्रिया से संबंधित कानून व्यवस्था को मजबूती प्रदान करना। ठीक, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा आईपीसी सीआरपीसी। चलिए नेक्स्ट, 1861 में उच्च न्यायालय अधिनियम लाया गया। 1861 में कौन अधिनियम लाया गया? उच्च न्यायालय अधिनियम लाया गया। कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में तीनों जगह एक साथ उच्च न्यायालय की स्थापना हुआ। स्थापना कितने ईस्वी में हुआ? 1862 में। उच्च न्यायालय अधिनियम कब लाया गया? 1861 में। लॉरेंस के समय में भारतीय संविधान निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत 1935 का एक्ट के तहत संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। संघीय न्यायालय की स्थापना किसके तहत हुआ? 1935 के एक्ट के तहत हुई, जिसका केंद्र दिल्ली बनाया गया। स्पष्टतः ब्रिटिश काल में न्यायिक विकास क्रमिक रूप से हुआ।
ब्रिटिश काल में क्या हुआ, न्यायिक विकास क्रमिक रूप से हुआ, जिसका आधारभूत बिंदु कानून का शासन और उसका सामने समानता था। इसका आधारभूत बिंदु क्या था कि कानून के सामने सब लोग समान हैं और समान नज़र से देखे। लेकिन ये क्या था, सैद्धांतिक तौर पे था, ऐसा अंग्रेज के समय में था नहीं। ऐसा अंग्रेज के समय में तो था नहीं, लेकिन कानून के उनका एक विचार था कि कानून के समान में सब लोग समान हैं, समानता था, लेकिन वो कोई खास नहीं था, वो एक सैद्धांतिक तौर पे वो ऐसा था। नमस्कार दोस्तों, ये कैसा लगा हमारा वीडियो ज़रूर लाइक और कमेंट के माध्यम से बताइएगा। और यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। धन्यवाद फॉर वाचिंग। हमें आपकी कमेंट की इंतज़ार रहती है कि यदि इसमें किसी प्रकार की संशोधन की आवश्यकता हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से सजेस्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।